अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। होप सो आप ठीक होंगे। अ, अभी जो हमने आज डिस्कस करना है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें लैम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लैम्फ वेसल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कि लैम्फ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम इनको वन वन डिस्कस करने लगे हैं। तो मेनली होप सो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको विजिबल नहीं होंगी इतनी ज़्यादा, लेकिन वी विल ट्राई के इनको विजिबल किया जा सके। ओके, तो आज हम बात करते हैं लैम्फ के बारे में। बेसिकली लैम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो लैम्फ है ये मूव करता है। अब लेफ्ट बनता कैसे है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसको हम देख लेते हैं। पहली तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है कि जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो आता है, उसके बाद ये कैपिलरीज तक जाता है। कैपिलरीज के ऊपर जो सारे टिश्यू पड़े होते हैं कैपिलरी बेड के ऊपर, वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स और इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, वहाँ पे वो फ्लूइड सारा ड्रेन होता है। ड्रेन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी एक तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होने होते हैं, दूसरा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनको टिश्यू को मिल रही होती है, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे सारी चीज़ें जो कि ब्लड का हिस्सा होती हैं वहाँ कैपिलरी बेड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाती हैं, ताकि वहाँ के जो सेल पड़े हैं वो बात ले लें। तो बेसिकली जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड जा रहा होता है। वो फ्लूइड कहाँ से आ रहा होता है, बेसिकली वो कैपिलरी बेड से लीक हो रहा होता है, ये कैपिलरी से लीक आउट होता है। अब कैपिलरी से लीक आउट होने के बाद उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड रह जाता है। अब वो जो रह जाता है डेफिनेटली उसने निकलना होता है, उसने कहीं ना कहीं से वहाँ पे अकमुलेट नहीं होना होता। अगर वहाँ पे अकमुलेट होएगा तो वो एडीमा काज कर देता है। अब उस फ्लूइड को निकलने के लिए वहाँ पे स्मॉल स्मॉल ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, लैम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। अब वो जो ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली वो ब्लाइंड एंडेड बेसिकली कैपिलरीज क्या करती हैं कि वो जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड बच जाता है जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं बन रहा होता। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन कि वो एट द वेनस एंड अगर ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं बन रहा होता तो वो लिम्फ का हिस्सा बन जाता है। अब अगर हम बात करें एक दिन के अंदर, तो 24 आवर्स में तकरीबन 24 लीटर पर डे जो टिश्यू है वो फ्लूइड है वो टिश्यू तक पहुंच रहा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में से गुजरने के बाद, ताकि वो जो बॉडी सेल्स हैं दे आर बाथ इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब जो 24 लीटर है उसमें से राउंड अबाउट 3 to 4 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है एक दिन के अंदर, जो कि 3 से 4 लीटर है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। अब वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है फ्लूइड, वो क्या क्या होता है कि वहाँ पे ब्लाइंड एंडेड लेफ्ट कैपिलरीज पड़ी होती हैं। वो कैपिलरीज जो हैं उस फ्लूइड को ड्रेन कर लेती हैं, ड्रेन करने के बाद लैम्फ का हिस्सा बना देती हैं। अब ये जो लैम्फ है ये आगे मूव करता है, लैम्फ वेसल्स का हिस्सा बनता है। लैम्फ वेसल का हिस्सा बनने के बाद लैम्फ नोड का हिस्सा बनता है। लैम्फ नोड के डिफरेंट फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली जो उसका फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन है। उसके अलावा ये एक बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है या कोई भी पैथोजन जब पास आउट हो रहा होता है तो इम्यूनिटी को एक ट्रैकर प्रोवाइड कर रहा होता है, ट्रैकर मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा होता है, अलर्ट कर रहा होता है कि बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन प्रोवोक हो रहा है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद ये लेफ्ट नोड से गुजरने के बाद ये एट एंड सब क्लेमियन राइट और लेफ्ट सब क्लेमियन वेन का हिस्सा बनती हैं, थोरेसिक डक्ट्स में से गुजरती हैं और एट एंड ये राइट और लेफ्ट सब क्लेमियन वेन का हिस्सा बनती हैं। और सब क्लेमियन वेन जो है ये अगेन राइट एट्रियम के अंदर इसको ड्रेन कर देती हैं।
अब ये जो लैंफ होता है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट कर सकती हैं। जो लैंफ होता है मेनली इसके अंदर सेल डेब्रीज हो सकती हैं, कोई फॉरेन मटेरियल हो सकता है, कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई डेड सेल हो सकते हैं, कोई एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं। तो ये सारे पास आउट होने के बाद अगेन इसमें से माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन भी होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन्स जो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती हैं, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहने की बजाय वो लैंफ का हिस्सा बन जाती हैं। जब लैंफ का हिस्सा बनेगी तो अल्टीमेटली वो ड्रेन होके अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो लैंफ होता है, ये लैंफ वेसल से जब पास आउट हो रहा होता है तो जो लैंफ वेसल है इनका साइज वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट लैंफ नोड्स पड़े होते हैं जो कि एक पिन पॉइंट से लेके और एलमंड की साइज तक इनका साइज हो सकता है। लेकिन जो लार्जेस्ट लैंफ नोड है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम, जिस तरह हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये कहा था कि ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं। तो सेम लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये भी कंसिस्ट कर रहा होता है, लाइक लिम्फ कंसिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा लैंफ वेसल्स होती हैं, लैंफ नोड्स होती हैं, लैंफ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें मेनली हम स्प्लीन और थाइमस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम टॉन्सल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज स्पेयर पैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको डिफ्यूज लैम्फाइड टिश्यू भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा बोन मैरो, इन चीज़ों के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहली बात करें कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या इसका कोई फंक्शन भी है, क्या ये कोई काम भी करता है, अगर काम करता है तो वो काम क्या कर सकता है, ये किस तरह का काम हो सकता है उसका। पहले काम तो ये है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर जो लिम्फ मूव करता है तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिम्फ है ये मूव बेसिकली कैसे कर रहा होता है। ये जो लिम्फ मूव करता है इसके अंदर जिस तरह ब्लड मूव कर रहा होता है तो ब्लड के पीछे एक पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट होता है, वो ब्लड को क्या करता है, मूव करवा रहा होता है। लेकिन अगर हम लैंफ की बात करें तो बेसिकली लैंफ के पीछे कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है, एक तो जो लैंफ वेसल्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व्स पड़े होते हैं। अब वो वॉल्व्स क्या करते हैं, वो बेसिकली उस बैक फ्लो को इनहिबिट कर रहे होते हैं कि बैक फ्लो ना हो। दूसरा ये है कि जो लार्ज लैंफ वेसल्स होती है ना उनके अंदर एक इंट्रिंसिक इबिलिटी होती है, लाइक ए इंट्रिंसिक इबिलिटी, उसको लिम्फेटिक पंप भी कहा जाता है कि वो लिम्फ को आगे मूव कर रही होती हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये लिम्फ के करीब होती हैं, तो उसका फायदा पल्सेट करती हैं तो आर्टरीज की पल्सेशन के साथ वो जो लिम्फ है वो मूव करना शुरू कर देता है। तीन चीज़ें। चौथी चीज़ ये है कि जब मसल की मूवमेंट होती है तो ये जो लिम्फ है, जैसे मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में ये लिम्फ फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तीसरी और चौथी चीज़ ये है कि जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, लाइक आप इनहेलेशन करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, तो जो चेस्ट कैविटी है वो फॉल और राइज होती है। तो जब चेस्ट कैविटी फॉल और राइज होती है तो उसके रिजल्ट में भी जो लिम्फ है वो मूव कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की तो पहला जो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है कि इसने, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इसने क्या करना होता है, टिश्यू ड्रेनेज करनी होती है। अब ये टिश्यू ड्रेनेज किस तरह की होती है कि एवरी डे अराउंड अबाउट 24 लीटर, 21 से लेके 24 लीटर जो प्लाज्मा है वो क्या करता है, उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी नॉर्मली कैपिलरीज से एस्केप आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस का हिस्सा बनती हैं। अब जैसे वो इंटरस्टिशियल स्पेस का हिस्सा बनती हैं तो उसमें से जो 3 से 4 लीटर फ्लूइड है वो
ऑलवेज लेफ्ट का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। ओके श्योर। तो वो जो लेफ्ट का हिस्सा बनता है, जब से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वो फ्लूइड अकमुलेट होता है, तो वहाँ पे ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज पड़ी होती हैं, जिनको लेफ्ट कैपिलरीज कहा जाता है। वो इस फ्लूइड को क्या करती हैं, ड्रेन करना शुरू कर देती हैं। अब ये फ्लूइड ड्रेन होने के बाद लेफ्ट का हिस्सा बनता है, या वी कैन से कि इसमें क्या करना होता है कि फर्दर लेफ्ट नोड तक पहुंचता है। लेफ्ट नोड तक पहुंचने के बाद सब क्लेमियल वेन तक पहुंचता है, और सब क्लेमियल वेन तक पहुंचने के बाद ये अगेन ये 3 to 4 लीटर होता है, ये अगेन सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या था, तो पहला जो फंक्शन हमने कहा है वो बेसिकली क्या कहा है कि ये क्या करता है कि टिश्यू ड्रेनेज कर रहा होता है। ओके। दूसरा काम ये होता है कि मोस्टली आप लोग ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, या फैट्स होती हैं, या फैट सॉल्युबल मटेरियल्स ले लेते हैं। तो ये दूसरा काम, वो जो फैट सॉल्युबल मटेरियल्स आप ले रहे हैं या फैट ले रहे होते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन करवाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस पड़ती हैं, उनको कहा जाता है विलाई। और वहाँ पे ये जो लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं, उनको सेंट्रल लेक्टियल्स कहा जाता है। अब ये सेंट्रल लेक्टियल्स क्या करते हैं कि वो फैट जो आपने लिया होता है, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ली होती हैं, वो विलाई से इन्होंने अब्जॉर्ब कर लेने होते हैं। दूसरा काम, तीसरा काम जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो lymph ऑर्गन्स होते हैं, उनसे lymphocytes मैच्योर भी हो रहे होते हैं, एज वेल एज उनकी प्रोडक्शन भी हो रही होती है। इफ वी टॉक अबाउट द थाइमस, तो थाइमस में जो टी lymphocytes होते हैं मैच्योर हो रहे होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द बोन मैरो, तो बोन मैरो से आपको पता ही है हीमोपाइसिस हो रही होती है, जिसमें से डब्ल्यूबीसीज भी हैं, आरबीसीज भी हैं, प्लेटलेट भी हैं। तो जनरली अगर हम हीमोपोएसिस की बात करते हैं, तो ओके, अगर हम हीमोपोएसिस की बात करते हैं, तो हीमोपोएसिस में ये होता है कि ये डब्ल्यूबीसीज भी ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो तीसरा काम ये क्या करता है कि ये इम्यूनिटी में हेल्प आउट करवा रहा होता है। इम्यूनिटी में कैसे हेल्प आउट करवा रहा होता है, क्योंकि जो लिम्फ ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, तो ये थाइमस से मिच्योर हो रहे होते हैं, थाइमस ग्लैंड से। तो बोन मैरो से अगर बात करें, वहाँ से भी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोपोएसिस। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्या था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के हमने फंक्शन को डिस्कस किया है। पहला जो फंक्शन हमने डिस्कस किया है कि टिश्यू ड्रेनेज करवाता है। वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ रहा होता है, जो कि 21 से लेके 24 लीटर पर डे टिश्यू स्पेस में आ रहा होता है, ताकि जो टिश्यू है, जो टिश्यू के अंदर सेल 4 लीटर बन जाता है। दूसरा जो फंक्शन हमने डिस्कस किया है, दैट वाज अबाउट द अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल विटामिन जो आप ले रहे होते हैं या फैट्स ले रहे होते हैं, उनकी दिलाई के साथ मिलके ये इन द फॉर्म ऑफ लैम्प वेसल्स पड़ी होती हैं, तो इसको ऑब्जर्व करवा लेते हैं।
ओके, तो होप सो अब जो वॉइस है या आवाज़ है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो इसको पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने से होप सो कि ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली लैम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की, के लैम्फेटिक जो सिस्टम है वो फंक्शन। ओके, अब ये इसके बाद हम बात लैम्फेटिक सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं कि लैम्फ और लैम्फ वेसल क्या होती हैं बेसिकली। ऐसा है कि लैम्फ होता है की कंपोजिशन सेम प्लाज्मा प्रोटीन होती है, सेम लाइक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो सिग्नल का इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो वहाँ पे, तो ओके, अब स्टार्ट आउट हो गया। अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। हम बात कर रहे थे लैंप की। तो लैंप बेसिकली क्या चीज़ है कि लैंप एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें माइन्यूट अमाउंट की, तो माइन्यूट अमाउंट के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन वो प्रोटीन्स जो कि कैपिलरी बेड से लीक आउट हो रही होती हैं, लेकिन स्मॉल या माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली ये स्लीप आउट होता है। स्लीप आउट होने के बाद अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं, सेल डेब्रीज हो सकती हैं, डैमेज ब्लड वेसल्स जो एंडोथेलियम होती है उसके जो सेल्स होते हैं जो डैमेज हो गए होते हैं वो हो सकते हैं। और जैसे ये पास आउट होते हैं, पास आउट होने के बाद ये एट द एंड कैपिलरी का हिस्सा बनती हैं। कैपिलरी का हिस्सा बनने के बाद लेफ्ट कैपिलरीज का लेफ्ट वेसल का हिस्सा बनती हैं। लेफ्ट वेसल का हिस्सा बनने के बाद ये फिल्टर होती हैं लेफ्ट नोड में से, और अगेन क्या होती हैं कि सब क्लिंगल वेन से अगेन राइट साइड ऑफ दी हार्ट के अंदर ये ट्रेन हो जाता है। अगर लेफ्ट कैपिलरीज के बारे में डिस्कस करें तो लेफ्ट कैपिलरीज के अंदर भी सिंगल एंडोथेलियम सेल्स पड़े होते हैं, बट देयर वॉल्स आर मोर परमिएबल टू ऑल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। उनके जो वॉल्स होते हैं वो ज़्यादा परमिएबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेसल्स की, तो मेनली जो CNS है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे लेफ्ट वेसल्स या लेफ्ट कैपिलरीज नहीं होती। एक चीज़। दूसरी अगर हम बात करें बोन्स के अंदर, तो बोन्स के अंदर लेफ्ट कैपिलरीज नहीं होती। तीसरी चीज़ जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है वहाँ पे लेफ्ट कैपिलरीज नहीं होती। और चौथी चीज़ कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया ऑफ द आई के अंदर भी लेफ्ट कैपिलरीज नहीं होती। अगेन ये रिपीट कर लेते हैं कि मैंने ये बताया है कि जो नेटवर्क होता है कैपिलरी नेटवर्क, जो कि लेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट कैपिलरी नेटवर्क होता है वो मेनली 3 से 4 जगह पे नहीं होता। पहली जो चीज़ है वहाँ, पहली जो जगह है वहाँ पे मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। दूसरा बोन्स के अंदर नहीं होता। तीसरा सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन के अंदर नहीं होता। और चौथा जो कॉर्निया ऑफ द आई है वहाँ पे ये लेफ्ट कैपिलरीज का नेटवर्क नहीं होता।
अगर हम लार्ज लैम्प वेसल्स की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि लार्ज लैम्प वेसल्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि वॉल्व्स होते हैं। अब ये जो वॉल्व्स होते हैं ये उसको वन वे डायरेक्शन आपकी लैम्प को इंश्योर कर रहे होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जो कि इसको पल्सेट करवाती है, जिसे लिम्फेटिक पंप भी कहा जाता है। और इंट्रिंसिक एबिलिटी क्या करती है कि एक रिदमिकली जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही होती हैं। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया कि जो जैसे ही मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो लिम्फ है ये मूव करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आर्टरीज की पल्सेशन के साथ, इसके अलावा लिम्फ आर्टरीज की पल्सेशन के साथ और एट द एंड जो मसल्स हैं या रेस्पिरेटरी पंप है उसकी मूवमेंट के साथ ये पंप होता रहता है और फॉरवर्ड मूव करता है। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये बेसिकली लार्ज की जाती हैं और एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने के बाद मेनली ये टू लार्ज डक्ट्स बनाती हैं। अब जो टू लार्ज डक्ट्स हैं उनमें से एक जो डक्ट है उसको थोरेसिक डक्ट बोला जाता है और दूसरी जो है उसको राइट लिम्फेटिक डक्ट कहा जाता है। अब ये दोनों क्या करती हैं कि इन्होंने ना सबक्लेवियन वेन के अंदर एंट्री होना होता है। राइट सबक्लेवियन डक्ट और लेफ्ट सबक्लेवियन डक्ट और एट द एंड सबक्लेवियन डक्ट जो कि राइट एट्रियम को ये ट्रेन कर रही होती हैं बेसिकली। अब जो थोरेसिक डक्ट है बेटा यहाँ पे सिग्नल का कोई इशू नहीं है। मैंने दो दफ़ा पेज को रिफ्रेश किया है, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ कोई सिग्नल का इशू हो। आप एक दफ़ा आपको ही बेटा यहाँ पे तो सिग्नल्स फुल आ रहे हैं, स्पीड भी अच्छी है नेटवर्क की। लेकिन आप अपना नेटवर्क एक दफ़ा चेक कर लें, पेज को आप रिफ्रेश करके देख लें, होप सो की आवाज़ ठीक आ जाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे लार्ज लैम्प वेसल्स की। तो जो लार्ज लैम्प वेसल्स हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने के बाद मेनली दो लार्ज डक्ट्स बनती हैं। अब वो जो दो लार्ज डक्ट्स हैं उनमें से थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ओके बेटा, मैंने भी दो दफ़ा इसको रिकनेक्ट किया है, पेज को रिफ्रेश किया है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ बाकी लोगों को भी मसला है या सिर्फ एक ही बंदी को मसला हो रहा है? आवाज़ का इशू कितने लोगों को हो रहा है? ओके बेटा, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो भी ठीक हैं, सिग्नल का कोई भी इशू नहीं है। ओके, विल सॉर्ट आउट कि क्या करना है। ओके ओके, जस्ट वेट।
ओके, अब देखिएगा, अब होप्स हो कि अब आवाज़ का ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब आवाज़ नहीं कटेगी। तो हम बात कर रहे थे लैम्प वेसल्स की। तो लैम्प वेसल्स बेसिकली लार्ज लैम्प, और लैम्प वेसल्स लार्ज पर होना शुरू हो जाती हैं। ओके, अब आवाज़ आ रही है? कंफर्म कीजिएगा, अगर अब भी आवाज़ में मसला है तो लेट मी नो प्लीज़। ओके, बात कर रहे थे, अब आवाज़ आ रही है अब सही? ओके, गुड। लैम्प वेसल्स की बात कर रहे थे, तो लैम्प वेसल्स बेसिकली लार्ज जॉइन करना शुरू कर देती हैं, और मेनली क्या होता है कि दो लार्ज डक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ओके, गुड। तो जो लार्ज डक्ट्स हैं उसमें से एक थ्रेसिक डक्ट है और दूसरी राइट लिम्फेटिक डक्ट है। इन्होंने एम्प्टी होना होता है इनटू द सबक्लेवियन वेन। अगर हम थ्रेसिक डक्ट की बात करें तो थ्रेसिक डक्ट बेसिकली जो ओरिजिनेट हो रही होती है वो सिस्टर्ना काइली से ओरिजिनेट हो रही होती है, और ये मेनली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब इसने जो अपना लैम्प होता है उसको ड्रेन करना होता है इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। अब ये ड्रेन कहाँ कहाँ से कर रही होती है बेसिकली, कि ये बोथ लेग से ड्रेन कर रही होती है, पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटीज से ड्रेन कर रही होती हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड, नेक और लेफ्ट आर्म से ड्रेन कर रही होती हैं। यकीन बता देता हूँ कि जो थोरैसिक डक्ट है बेसिकली इसने ड्रेन करना होता है अपना लैम्प इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो जो इसका डायमीटर, इसका जो लेंथ है वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। अब इसने जो लेफ्ट ड्रेन करना होता है वो लेफ्ट ड्रेन इसने बोथ लेग से करना होता है। इसके अलावा पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी से ड्रेन करना होता है। इसके अलावा लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स से ड्रेन करना होता है, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड और नेक से ड्रेन करना होता है, और लेफ्ट आर्म से ड्रेन करना होता है। तो ये थोरैसिक डक्ट थी जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो इसने ये सारा ड्रेन करने के बाद, लेफ्ट ड्रेन करने के बाद लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बनाना होता है। दूसरी जो होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट ओनली 1 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब इसने क्या करना होता है, इसका जो इसने राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करना होता है, और बाकी जो रिमेनिंग हाफ, राइट हाफ ऑफ दी हेड और नेक हो गया, राइट आर्म हो गया, राइट हाफ ऑफ दी थोरैक्स हो गया, तो इसने ये ट्रेन करके राइट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बनाना होता है, और ये सबक्लेवियन वेन अगेन राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें लैम्फ नोड की, तो लैम्फ नोड में मेनली जो इनकी शेप होती है, ये शेप ए ओवल से लेके बीन शेप होती हैं, और मेनली ये ग्रुप्स के अंदर लाई कर रहे होते हैं। इनके अंदर मेनली तो 2 से 3 तरह के लार्ज लैम्फ नोड्स होते हैं, और ये वेरी कर रहे होते हैं, 8 to 10 भी होते हैं, 100 तक भी होते हैं। इनका जो साइज़ है ये वेरी कर रहा होता है। इनका जो मिनिमम साइज़ होता है स्मॉल पिन हेड से लेके जो लार्जेस्ट इनका साइज़ होता है एलमंड के साइज़ तक ये पहुंच सकती हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैम्फ नोड, तो इसके अंदर स्मॉल पार्टीशन होती है, उन पार्टीशन को ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। इसके अलावा इनके अंदर एक ट्रेबिकुलाई होता, हाँ, इनके अंदर एक एरिया होता है, पार्टीशंस होती है, जहाँ पे रेटिकुलर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स लैम्फ नोड के अंदर प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेनली अगर हम लेफ्ट नोड की बात करें तो इसके अंदर 4 to 5 डिफरेंट लैम्फ वेसल्स होती हैं जो कि लेफ्ट नोड के अंदर इंटर हो रही होती हैं एट द साइट ऑफ हाइलम, और एक ही लैम्फ वेसल्स होती है, डिफरेंट लैम्फ वेसल्स होती है जो कि लीव कर रही होती है। ओके, बेसिकली जो लेम्फ नोड, इसके अलावा जो हमने लेम्फ नोड्स डिफरेंट जगह पे
पड़े होते हैं, लाइक एक्सिलरी लैम्फ नोड्स हैं जो कि एक्सिला से सारा लैम्फ को ट्रेन कर रहे होते हैं। सर्वाइकल लैम्फ नोड्स होते हैं जो कि हेड और नेक से ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन्वाइनल नोड्स होते हैं जो कि इन्वाइनल एरिया से सारी चीज़ों को ट्रेन कर रहे होते हैं, लैम्फ को ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो मेनली जो लैम्फ नोड होते हैं इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। फिल्ट्रेशन ये कैसे करते हैं कि वो लैम्फ जो कि लैम्फ कैपिलरी से लैम्फ वेसल्स का हिस्सा बन के लैम्फ नोड में से पास आउट होता है, तो उसको ये फिल्टर कर रहे होते हैं। तो उसमें से कोई डेब्रीज है उसको क्लियर कर रहे होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्लियर कर रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया है उसको क्लियर कर रहे होते हैं, कोई डैमेज सेल्स हैं उनको क्लियर कर रहे होते हैं, कोई डेड सेल्स हैं तो उनको क्लियर कर रहे होते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। अब फेगोसाइटोसिस कैसे करते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी लैम्फ नोड्स के अंदर टी और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, उन पैथोजन के ऊपर, उन एंटीजन के ऊपर, और उनकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। और वो जैसे किल करते हैं वो एक प्रोसेस होता है बाई फेगोसाइटोसिस। तो अगर वो फेगोसाइटोसिस सम कंडीशंस में अगर नहीं कर सकते, वो जो लैम्फ नोड्स हैं उनके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके रिजल्ट में जो लैम्फ है वो मूव करके उस लैम्फ नोड्स में से जैसे ही पास आउट होता है। बेटा अभी हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है लैम्फ नोड्स, लैम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना क्या है। बेटा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, नो नीड टू वरी, हम इसको लेटर ऑन भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे ही वो लैम्फ नोड में से पास आउट होता है, तो अगर वो फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, सेल डेब्रीज को किल नहीं कर सकते, तो उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके गुड। तो वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो क्या करता है कि वो लैम्फ नोड की स्वेलिंग काज करवा देता है। और लैम्फ नोड की जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको लैम्फेडिनोपैथी भी कहा जाता है, जिसमें लैम्फ नोड की स्वेलिंग के साथ साथ जो लैम्फ नोड है उसकी इनलार्जमेंट भी हो जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। तो दूसरा काम ये करते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स या प्रोलिफरेशन ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें ये होता है कि अगर हम थाइमस की बात करें तो अगेन एक लैम्फ नोड है, लैम्फ ऑर्गन है, जिसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मिच्योर हो रहे होते हैं। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी मिच्योर हो रहे होते हैं। तो अगर हम इसके बाद स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। उनमें हमने बेसिकली स्प्लीन अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पड़ा होता है और इसका जो वेट होता है अराउंड अबाउट 200 ग्राम होता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ वेरी कर रहा होता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर ये थिक होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगेन एक हम हाइलम की बात कर चुके हैं। हाइलम वो एरिया होता है जहाँ से कैपिलरी, जहाँ से जो लैम्फ वेसल्स होती हैं वो इंटर हो रही होती हैं। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं वो इंटर हो रही होती हैं, इफरेंट निकल रही होती हैं, एफरेंट इंटर हो रही होती हैं। तो स्प्लीन के अंदर मेनली दो तरह के पल्प होते हैं, एक को रेड पल्प कहा जाता है, एक को स्प्लीनिक पल्प कहा जाता है। तो एक ऐसा लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस वो मटेरियल जो कि स्प्लीनिक पल्प की तरह आता है और वहाँ पे ट्रेबिकुलाई पड़े होते हैं। ट्रेबिकुलाई स्मॉल स्मॉल पार्टीशन होती है। और रेड जो पल्प है ये एक फ्यूज हो जाता है विद द ब्लड और एक वाइटिश कलर देता है, इसलिए उसको वाइट पल्प भी कहा जाता है। अब ये जो वाइट पल्प होता है बेसिकली ये इसके अंदर जो लैम्फोसाइट्स या माइक्रोफेजेस होती हैं वो स्लीव की फॉर्म में पड़ी होती हैं। और होता क्या है कि ये बेसिकली लैम्फाइड टिश्यू ही होता है। ओके,
अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका जो हाइलम होता है, हाइलम जहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी इंटर हो रही होती हैं जो कि सीलियक आर्टरी की ब्रांच है, दूसरा स्प्लीनिक आर्टरी इंटर हो रही होती है जो कि पोर्टल वेन का एक ब्रांच है। लैम्फ वेसल जिसमें ओनली इफरेंट लैम्फ वेसल इंटर होती है और नर्व्स होती हैं। ओके, ये था स्प्लीन के बारे में चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके अगर स्प्लीन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाए, ये थाइमस के बारे में बात करते हैं। तो थाइमस और ये स्प्लीन मेनली जो इनके फंक्शंस होते हैं, इनमें फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई। ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि ये फेगोसाइटोसिस और फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल्स आता है तो उसकी इन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी होती है, उसकी किलिंग करनी होती है। और वो जो लेफ्ट वेस्ट में से कोई भी डेब्रीज पास आउट हो रही थी उसको इन्होंने वॉश आउट करने के बाद लेफ्ट का हिस्सा बनाना होता है ताकि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन सर्कुलेट ना करे। दूसरा काम इन्होंने ये करना होता है कि जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए एक ट्रिगर देना होता है ताकि बॉडी के अंदर एक हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसको इजीली हैंडल किया जा सके। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो थाइमस ग्लैंड्स है। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसका जो वेट होता है ये 10 to 15 ग्राम होता है एट दी बर्थ। और उसके बाद ये जैसे बंदा अडल्टहुड की तरफ जाता है, पुबर्टी की तरफ जाता है, तो इसका जो वेट है ये 30 से 40 ग्राम तक चला जाता है। अब ये थाइमस ग्लैंड्स होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहा जाता है थाइमोसिन। अब थाइमोसिन क्या करता है, ये बेसिकली WBCs की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं बेसिकली, और जो दो लोब्स होती हैं दे आर जॉइंड बाय एरुलर टिश्यू। और उसके बाद एक कैप्सूल्स होता है जिसको फिब्रस कैप्सूल भी कहा जाता है। और ये लोब्स को बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है इनटू राइट और लेफ्ट लोब्स, और इनके अंदर मेनली एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम थाइमस की बात करें तो थाइमस के अंदर भी जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मैच्योर हो रहे होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में एंटर होने के मैच्योर होने के बाद अगेन ये ब्लड का हिस्सा बनते हैं। ब्लड का हिस्सा बनने के बाद जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा होता है वहाँ पे ये उस पैथोजन की या एंटोजन की जाके फेगोसाइटोसिस काज कर देती हैं। इसके अलावा मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनके अंदर मेनली टॉन्सिल्स हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जिनको गले का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो ये बेसिकली मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। और जैसे ही आप एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स जा रहा है, तो उसका जो इंट्रैक्शन होता है वो टॉन्सिल्स के साथ हो रहा होता है। सर्टेन कंडीशन ऐसी जिसमें मेनली जो फ्लू है वो हो जाता है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये कोई भी इनहेल्ड या स्वालोड एंटीजन या पैथोजन है तो उसको इन्होंने हीलिंग करनी होती है, फेगोसाइटोसिस करनी होती है, और इन सर्टेन कंडीशन इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको फेगोसाइटोसिस, उसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। दूसरी है एग्रीवेटेड लिम्फोइड पेयर पैचेस होती हैं कि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन जो आपने स्वालो कर लिया है, स्वालो करने के रिजल्ट में वो पेयर पैचेस के साथ उनका इंट्रैक्शन होता है और पेयर पैचेस उसको किल कर देती हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने लैम्फ के बारे में डिस्कस किया है कि लैम्फेटिक टिश्यू क्या होती हैं, लैम्फ क्या होता है, लैम्फ वेसल्स क्या होती हैं, लैम्फ कैपरीज क्या होती हैं। तो होप सो वी विल डिस्कस कि लैम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेसिकली। ओके, अगर हम लैम्फेटिक सिस्टम की बात करें, ओके बेटा ये स्लाइड्स चेंज अब होने शुरू हो जाएंगी, अब हम स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू है जिसके अंदर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट,
अब इन lymph vessels ने क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना होता है और बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उससे इसको प्रोटेक्ट करना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन कर रही होती हैं, मेनली इसके अंदर lymph vessels होती हैं, lymph nodes होती हैं, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सल्स होती हैं। Without it, neither the circulatory system nor the immune system would function. Definitely, अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम की या इम्यून सिस्टम की, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अगर हम उसकी बात करें तो इसके बगैर वो भी वर्कआउट नॉर्मली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है 3 to 4 लीटर, अगर lymph उसको अगेन ड्रेन करके lymph का ब्लड का हिस्सा ना बनाए तो जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होएगी तो वो पेशेंट्स जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए इनका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलके इस तरह ये काम कर रहा होता है कि ये टिश्यू की ड्रेनेज करवा रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के साथ ये किस तरह काम करता है कि जैसे ही कोई पैथोजन आता है, कोई एंटीजन आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम को इसलिए अलर्ट करता है कि बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उस हार्मफुल सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है और फेगोसाइटोसिस करवाना शुरू कर देता है। इसलिए कि बॉडी के अंदर ये जो हार्मफुल सिचुएशन प्रोड्यूस हो रही है उसको मिनिमाइज किया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। थ्री कैन बी थॉट ऑफ एन एक्सेसरी टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एसेस कर रहा होता है या उसका एक एसेसरी ऑर्गन है या एसेसरी पार्ट है। इट हेल्प्स द सर्कुलेटरी सिस्टम टू डू इट्स जॉब। डेफिनेटली ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे हेल्प आउट कर रहा होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वॉल्यूम है उसको ये मेंटेन करवा रहा होता है थ्रू टिश्यू ड्रेनेज। अगर ये टिश्यू ड्रेनेज ना करवाए तो वो जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड जा रहा होता है वो टिश्यू के अंदर अकमुलेट होएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होता जाएगा। अगर अकमुलेट होएगा तो वहाँ पे एडीमा काज करना शुरू कर देगा। The two systems are directly connected. मेनली डेफिनेटली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम है। बेसिकली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम और lymph सिस्टम की बात करें तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के बगैर रन नहीं हो सकते। कैसे रन नहीं हो सकते कि अगर हम कह देते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये फेल हो गया है, लिम्फेटिक सिस्टम फेल होएगा तो अल्टीमेटली फ्लूइड जो कि सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बन रहा था ये ड्रेन होके अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन रहा था वो नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वॉल्यूम है दैट विल बी रिड्यूस्ड। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा। डेफिनेटली वो फ्लूइड कंसिस्ट कर रहा होता है जो कि प्लाज्मा से ड्राइव हो रहा होता है, जिसके अंदर lymph होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब स्पेशली इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो lymphocytes होती हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। The lymph travels only in one direction, it does not circulate. Definitely अगर हम बात करें lymph की तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लार्ज lymph vessels होती हैं या स्मॉल लार्ज lymph vessels होती हैं उनके अंदर बैक फ्लो को इंडिकेट करने के लिए कप शेप वाल्व्स होते हैं। अब वो जो कप शेप वाल्व्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शन को इंश्योर कर रहे होते हैं और जो लार्ज टर्म वेसल्स होती हैं उनके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, वो जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है वो उनकी कंट्रैक्शन करवाती है, इसलिए इसको लिम्फेटिक पंप भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है बेसिकली कि lymph की वन वे डायरेक्शन को इंश्योर कर रहा होता है, इसलिए ये सर्कुलेट नहीं करता बल्कि जैसे ये इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लाइंड एंडेड lymph कैपिलरीज के अंदर ड्रेन होता है, ड्रेन होने के बाद ये अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। अगर हम इन जनरली फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम को देखें तो रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड है। डेफिनेटली पहला फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, ये टिश्यू ड्रेनेज करवाता है।
साथ में एक डायग्राम है, डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि इसकी जो मूवमेंट है लेफ्ट की ये कैसे होती है। बेसिकली ये हार्ट बना हुआ है, हार्ट से सिस्टेमिक सर्कुलेशन या आर्टीरियल सिस्टम के अंदर ब्लड आता है। अब जैसे ही आता है तो ये कैपिलरी बेड के ऊपर ये जो फ्लूइड है ये लीक आउट हो जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 21 से लेके 24 लीटर पर डे ये जो आर्टीरियल सिस्टम या सिस्टेमिक सिस्टम से जो ब्लड है, ये जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा होता है ताकि वहाँ पे जो सेल पड़े हैं उनको बात किया जा सके। अब उसमें से जो 21 लीटर होता है वो तो वापस ड्रेन हो जाता है, लेकिन जो 3 to 4 लीटर है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। अब ये देखिएगा डायग्राम कि इसके अंदर वो फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह गया था, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज या वो लेफ्ट कैपिलरीज पड़ी होती हैं जो कि ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं। अब वो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स क्या करती हैं, वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड ड्रेन हुआ था उसको ड्रेन करना शुरू कर देती हैं। अब ये जो स्मॉल लेफ्ट कैपिलरीज होती हैं ये जॉइन होती हैं, जॉइन होने के बाद ये लेफ्ट वेसल्स बनाती हैं। लेफ्ट वेसल्स की अगर देखा जाए तो ये स्मॉल स्मॉल जो प्रोजेक्शंस हैं ये लेफ्ट नोड्स को शो कर रही होती हैं, और वहाँ पे ये वॉल्स होते हैं। ये जो वॉल्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बैक फ्लो को इनहिबिट कर रहे होती हैं। इसके अलावा इन वॉल्स के अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, तो ये एक वन वे को इंश्योर कर रहे होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें लेफ्ट नोड की तो देखिएगा कि एक एरिया है जहाँ पे जिसको हमने हाइलम का नाम दिया है, जहाँ से 3 से 4, 4 से 5 एफरेंट लैम्प वेसल्स इंटर होती हैं और एक ही लैम्प वेसल्स निकल रही होती है जो कि इफरेंट होती है, एग्जिट हो रही होती है। इसलिए ये भी वन वे ऑफ ट्रैक्शन को इंश्योर कर रहे होते हैं। उसके बाद ये आगे लेफ्ट नोड का हिस्सा बनती हैं। लेफ्ट नोड क्या करती है बेसिकली कि लेफ्ट नोड में फिल्ट्रेशन होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, और वो जो लेफ्ट जो कि ऑलरेडी फिर पैथोजन कंटेन कर रहा था या बैक्टीरिया कंटेन कर रहा था उसकी यहाँ पे किलिंग होती है। किलिंग होने के बाद ये लेफ्ट क्लियर होता है। क्लियर होने के बाद और जो थोरेसिक और लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये डिफरेंट एरिया से ड्रेन करती है लैम्प को। इसके अलावा जो नोड्स हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं, लाइक एक्सिलरी नोड्स हैं, इंग्वाइनल नोड्स हैं, तो ये भी लैम्प को ड्रेन करके अगेन फिल्ट्रेशन होने के बाद ये सब क्लेवियन वेन का हिस्सा बनाती हैं, और सब क्लेवियन वेन अगेन राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ड्रेन करती हैं और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। ऑल्सो ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम जनरल फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें रिटर्न ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड, तो 85% जो फ्लूइड होता है दैट लीक आउट ऑफ द ब्लड रिटर्न टू ब्लड विया ब्लड कैपिलरीज। अब ये 15% होता है राउंड अबाउट। ये अगर हम 100% की बात करें तो जिसमें से जो 15% होता है ये लेफ्ट कैपिलरीज ड्रेन करके अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बना रही होती हैं, और जो 85% है जो कि हम बात कर रहे थे कि 21 से लेके 24 लीटर पर डे टिश्यू फ्लूइड आ रहा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो उसमें से जो 85% है या जो 21% है वो तो ड्रेन आउट होके ब्लड वेसल्स का हिस्सा बन जाता है एट द वेनस एंड, वो अगेन सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद वेनस रिटर्न का हिस्सा बनता है और देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसमें से जो 3 to 4 लीटर है, मीनिंग टू से जो 15% है जो कि ऑलरेडी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है, तो वहाँ पे लेफ्ट कैपिलरीज पड़ी होती हैं। वो लेफ्ट कैपिलरीज क्या करती हैं, उसको ड्रेन करती हैं। ड्रेन करने के बाद अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बना देती हैं। Return fluid from the tissue to blood, 85% of the fluid that leak out of the blood return to blood via blood capillaries, जो कि 15% return via left capillaries in 24 hours. Lymphatic returns fluid equal to entire blood volume. If lymphatic system becomes blocked, then edema occurs होना शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है, या लेफ्ट नोड ब्लॉक हो गया है या लेफ्ट वेसल ब्लॉक हो गई है, तो वो फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा।
या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो ब्लाइंड एंड लेफ्ट कैपिलरीज पड़ी हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं। तो वो जो लेफ्ट जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हुआ था वो ड्रेन नहीं हुआ, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होएगा। जैसे ही वहाँ पे अकमुलेट होएगा तो एडिमा पास कर देगा। तो वी कैन आल्सो से कि इफ द lymphatic system becomes blocked then edema will occur। इसके अलावा दूसरे जो फंक्शन है रिटर्न लार्ज मॉलिक्यूल्स टू द ब्लड, डेफिनेटली हमने 20 से 25 टू 50% ऑफ ब्लड प्रोटीन्स लीक आउट ऑफ द कैपिलरी डे। तो ये जो 25 टू 50% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये लीक आउट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, माइन्यूट अमाउंट में ये लीक आउट होती हैं, और लीक आउट होने के बाद ये अगेन लेफ्ट कैपिलरीज का हिस्सा बनती हैं। लेफ्ट कैपिलरीज का हिस्सा बनने के बाद अगेन ये ब्लड का हिस्सा बनती हैं। अगर ये लेफ्ट वेसल्स के अंदर अकमुलेट होंगी या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होंगी तो ये वहाँ पे एक अपना प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ऑनकोटिक प्रेशर होता है और वो फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे और फ्लूइड अकमुलेट होएगा, और फ्लूइड अकमुलेट होने के रिजल्ट में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। ओके, आप 10 टू 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू।
हम फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, सो वी विल कंटिन्यू। दूसरा फंक्शन हम जो डिस्कस कर रहे थे, रिटर्न लार्ज मॉलिक्यूल्स टू ब्लड, जिसमें हम प्रोटीन्स की बात कर रहे थे कि 25 to 50% ऑफ ब्लड प्रोटीन्स लीक आउट ऑफ द कैपिलरीज ईच डे। वो जो माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन्स लीक आउट हो रही होती हैं, दे कांट गेट बैक इनटू द कैपिलरीज, तो वो वापस कैपिलरीज का हिस्सा नहीं बनती, ब्लड कैपिलरी का हिस्सा नहीं बनती। जब वो ब्लड कैपिलरी का हिस्सा नहीं बनती तो वो क्या होता है कि ब्लाइंड एंटेड लिम्फ कैपिलरीज बड़ी होती हैं और उनको पिक करती हैं और अगेन ब्लड का हिस्सा बना देती हैं। Instead, lymph capillaries pick up them up and return into the blood. If the lymphatics are blocked, plasma protein decrease, leading to fluid imbalance in the body. Definitely, अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट होती रहेंगी या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होंगी तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एडीमा काज करेंगी। इसके अलावा अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड वेसल्स में से डिक्रीज हो जाएंगी तो वहाँ पे जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऑनकोटिक प्रेशर अगेन डिक्रीज होएगा तो ये बॉडी के अंदर जो नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर का या ऑनकोटिक प्रेशर का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो जो फ्लूइड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ज़्यादा आएगा। तो उसको वापस जब ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है, जिसने वापस फ्लूइड को एट द एंड ऑफ द वेनस सिस्टम वापस ब्लड वेसल का हिस्सा बनाना होता है, तो वो ब्लड वेसल का हिस्सा नहीं बनेगा। वेल, absorb and transport fats, specialized lymphatic capillaries जो कि lacteals की फॉर्म में इन द villi ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पड़े होते हैं, वो absorb करती हैं। और lipids and fat soluble vitamins from the digested food passes liver much goes straight to the adipose tissue। अब ये क्या होता है कि वो जो आपने फैट ले ली हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले ली हैं तो क्या करते हैं बेसिकली कि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पड़े होते हैं, वो उसके साथ लैक्टियल्स पड़े होते हैं। तो वो जितने भी आपने फैट लिए हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स लिए हैं उसकी अब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। इसके अलावा चौथा फंक्शन हीमोपोएसिस करवाते हैं। अब हीमोपोएसिस बेसिकली क्या है कि सम WBC जिसमें lymphocytes हैं, मोनोसाइट्स हैं are made in the lymphoid tissue, not bone marrow supply or main supply of lymphoid tissue। इसके अलावा बॉडी डिफेंस या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब बॉडी डिफेंस या इम्यूनिटी के अंदर क्या चीज़ है कि lymphoid tissue is an important component of the immune system, जिसमें mainly forms a diffuse surveillance defense system in all body system and organs। The major role of WBCs in our body is defense mechanism। ये WBCs क्या करती हैं, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको मेंटेन कर रहे होती हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम स्क्रीन्स बॉडी फ्लूइड एंड रिमूव पैथोजन एंड डैमेज सेल। डेफिनेटली जब भी कोई टिश्यू डैमेज होएगा और लिम्फ का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा कोई अगर पैथोजन अब लिम्फ का हिस्सा बना है तो इन लिम्फेटिक सिस्टम में उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है, उसकी फिल्ट्रेशन करनी होती है और उसकी फेगोसाइटोसिस करनी होती है। ओके, दूसरी चीज़ ये था लिम्फेटिक सिस्टम और जनरली हमने उसके कोई 4 से 5 फंक्शन भी देखे हैं, जिसमें पहला फंक्शन ये था कि ये रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। दूसरा हमने ये कहा है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल जो कि ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं, स्पेशली जो कि प्रोटीन्स होती हैं, उनको ये वापस ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनाती हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया है कि ये अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स करती है। चौथा हमने हीमोपोएसिस के बारे में डिस्कस किया है। पांचवा फंक्शन जो था वो डिफेंस या इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये मेनली इसके अंदर मेजर रोल जो है वो WBC का है, वाइट ब्लड सेल्स जो कि डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, स्क्रीनिंग कर रहा होता है, फेगोसाइटोसिस कर रहा होता है और उसके रिजल्ट में जितने भी पैथोजेंस होते हैं, ये जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा होता है। अब अगर हम बात करें lymph की, तो lymph बेसिकली इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट रिजेंबल्स
blood plasma but has a fewer proteins. Its composition varies depends on the organ that it drains. ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये भी वेरी कर रही होती हैं, माइन्यूट अमाउंट में भी हो सकती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आती हैं वो तमाम की तमाम ट्रेन आउट होके लैंप का हिस्सा बनती हैं और लैंप अगेन उन प्लाज्मा प्रोटीन का सिस्टेमिक सर्कुलेशन का या ब्लड का हिस्सा बना देता है। The lymphatic system handles 125 ml per hour या 2500 से 2800 of ml of lymph per day ये हैंडल कर रहा होता है, जिसमें वन हाफ ऑफ दिस फ्रॉम द लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग, जिसमें से जो वन हाफ है इसका तकरीबन 12 से लेके 1400 ml जो कि वन हाफ बनता है इसका फ्रॉम लीवर से ले रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ले रहा होता है। इसके अलावा lymph vessels होती हैं या lymphatic इनको कहा जाता है, जो lymph capillaries होती हैं originate in the tissue as a tiny blind-headed sacs होती हैं। अब जो interstitial space की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ब्लाइंड एंडेड सैक्स पड़े होते हैं या ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, जिनको lymph capillaries कहा जाता है। अब ये कहाँ पे लाई करती हैं, लाई साइड बाय साइड विद द ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे भी होंगी वहाँ से फ्लूइड में लीक आउट होना ही होना होता है डेफिनेटली। बात होने के लिए या वो एक टिश्यू या वो सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़े हैं उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने के लिए जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें लीक आउट होना ही होना होता है। अब जैसे वो टिश्यू फ्लूइड लीक आउट होएगा तो ये जो lymph कैपिलरीज होती हैं उन ब्लड कैपिलरीज के साइड बाय साइड पड़ी होती हैं। अब वो फ्लूइड लीक आउट होएगा, बाकी जो ऑनकोटिक प्रेशर है उसको अगेन ट्रेन करके द वेनस एंड सर्कुलेशन का या वेनस ओके। तो जब हम CVS डिस्कस कर रहे थे तो CVS में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका भी 3 तरह की लेयर्स होती हैं, जिनमें जो मिडल लेयर इनर लेयर थी वो एंडोथेलियम थी।
ओके, lymph वेसल्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो lymph वेसल्स क्या कर रही होती हैं बेसिकली कि इनकी अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है जिस तरह ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स होती हैं डेफिनेटली। और 3 लेयर्स होती हैं बट मच थिनर होती हैं, वन वे वाल्व्स होती हैं इनके अंदर, बट मेनी मोर एवरी फ्यू मिलीमीटर, हर फ्यू मिलीमीटर के ऊपर इनके अंदर वॉल्स पड़े होते हैं। और वो वॉल्स क्या करते हैं बेसिकली, वो वॉल्स इनकी बैक फ्लो को इनहिबिट कर रहे होते हैं, वन वे डायरेक्शन को फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि इनकी डायरेक्शन है वन वे होनी चाहिए, वन वे डायरेक्शन को मेंटेन कर रही होती हैं। इसके अलावा हैज़ लार्ज lymph नोड्स एट इंटरवल्स अलोंग इट्स कोर्स, और उसके साथ साथ जो lymph नोड्स होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब lymph नोड्स का काम वही होता है कि इन्होंने स्क्रीनिंग करनी होती है, फेगोसाइटोसिस करनी होती है, फिल्ट्रेशन करनी होती है, और एज दे कवर्स कन्वर्ज दे बिकम लार्जर एंड लार्जर, और जैसे ये lymph वेसल्स ज्वाइन होती जाती हैं, ये लार्जर lymph वेसल्स बढ़ती जाती हैं और इनके अंदर इंट्रिंसिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और वो इंट्रिंसिक इम्यूनिटी क्या करती है, इनके अंदर lymph को मूव करवा रही होती है। ओके, तो ये आगे ज्वाइन होने के बाद राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं, जो कि हमने पहले भी ओवरव्यू में डिस्कस किया है। अब ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं बेसिकली ये टू लार्ज मेजर लिम्फेटिक डक्ट से ज्वाइन हो रही होती हैं, और लिम्फेटिक जब ये लिम्फेटिक ट्रंक आपस में मर्ज करते हैं, मर्ज करने के रिजल्ट में टू मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं, equivalent to major vessels of circulatory system but more like veins than arteries। और इनका अगर हम डायमीटर या स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जैसे ब्लड वेसल्स हैं जिनमें मेनली जो वेन्स हैं उस तरह ये रिजेंबल कर रही होती हैं, उनकी तरह इनके अंदर सेम डायमीटर्स होता है। दो मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं जिनमें राइट लिम्फेटिक डक्ट है और थोरैसिक डक्ट है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये क्या कर रही होती है, राइट जो लिम्फेटिक डक्ट होती है वेरी शॉर्ट होती है और ड्रेन अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी, ड्रेन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन एट जंक्शन विद द जुगुलर वेन। और ये जुगुलर वेन के साथ इसका जंक्शन होता है। ये बेसिकली राइट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बनती हैं और राइट सबक्लेवियन वेन जुगुलर वेन के अंदर इसको ट्रेन कर देती हैं। और इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया है कि ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये राइट आर्म, राइट हाफ ऑफ दी थोरैक्स, राइट हाफ ऑफ दी हेड और नेक से ये ट्रेन करने के बाद ये राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर डालती है और राइट सबक्लेवियन वेन जुगुलर वेन का हिस्सा बना देती है और जुगुलर वेन से ये अगेन वेनस रिटर्न का हिस्सा बन जाती है। और दूसरी जो है वो थोरैसिक डक्ट होती है। थोरैसिक डक्ट की अगर हम बात करें तो मच लार्जर और लॉन्गर होती है। अब ये जो थोरैसिक डक्ट होती है ये राउंड अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो ओनली 1 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ये थोरैसिक डक्ट है बेसिकली लार्जर और लॉन्गर होती है, ड्रेन द रेस्ट ऑफ द बॉडी 3/4 ऑल दी बॉडी बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट आर्म से ट्रेन कर रही होती है, लेफ्ट साइड ऑफ दी हेड और नेक से ट्रेन कर रही होती है, थोरैक्स से ट्रेन कर रही होती है और मीडियन जस्ट बिलो द डायफ्राम इंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, लंबर ट्रंक हो गया, इंटेस्टिनल ट्रंक हो गया, इसके अलावा बोथ लेग्स हो गई और फॉर्म ए सैक लाइक सिस्टर्ना कॉइली ड्रेन इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और ये सिस्टर्ना कॉइली से बिगिन हो रही होती है और सेकंड या थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे से। और ये क्या करती है कि ये अगेन सारा ट्रेन करने के बाद लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ट्रेन करती है और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन अगेन जुगुलर वेन का हिस्सा बनाने के बाद वेनस रिटर्न का हिस्सा बन जाता है। ओके, ये नीचे डायग्रामेटिकली भी इसको शो किया हुआ है कि ये बेसिकली कैसे ड्रेन कर रही होती हैं।
ये थ्रेसिक डक्ट शो की हुई है जो कि ग्रीनिश इन कलर है, और ट्रेन राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो कि माइल्ड ब्लूइश इन कलर है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लो ऑफ लैम्फ की, तो लैम्फ जो है ये मूव कैसे कर रहा होता है, ये भी एक डायग्राम के थ्रू भी शो किया गया है। You flow of lymph fluid pressures in the lymphatic system is very low as in the veins. Definitely ये 3 to 4 लीटर मूव कर रहा होता है, और जो राउंड अबाउट अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो 5 लीटर पर मिनट ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है, और इसके अंदर 24 आवर्स में 3 to 4 लीटर जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा होता है। तो अगर हम वेन्स की बात करें तो वेनस सिस्टम के रिलेटेड इसके अंदर वेरी लो सिस्टेमिक प्रेशर होता है। वेसल्स कंट्रैक्ट रिदमिकली, डेफिनेटली अगर हम लार्ज वेसल की बात कर रहे हैं तो लार्ज वेसल के अंदर एक इंट्रिंसिक इम्यूनिटी होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। वो इंट्रिंसिक इम्यूनिटी क्या करवाती है, बेसिकली ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करवा रही होती है, रिदमिकली कंट्रैक्शन करवा रही होती है। वो जो रिदमिकली कंट्रैक्शन हो रही होती है उसके रिजल्ट में वो जो लैम्प है वो वन डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होता है। Vessel contract rhythmically, traction of flow is maintained by one way valve, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर वाल्व होती हैं, और वो वाल्व क्या करती हैं, बैक फ्लो को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। इसके अलावा आल्सो बॉडी मूवमेंट्स एंड पुशिंग ऑफ द आर्टरीज हेल्प्स टू मूव लैम्प अलोंग। और दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर वाल्व्स होते हैं, दूसरा इसके अंदर इंट्रिंसिक इम्यूनिटी होती है, तीसरी इसके अंदर ये आती है कि जब बॉडी मूव करती है, मसल मूव करती है, मसल मूव करने के रिजल्ट में भी लैम्प मूव कर रहा होता है। चौथी चीज़, ये जितनी भी आर्टीरियल सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम के साथ ये लैम्प वेसल्स खड़ी होती हैं। जैसे ही आर्टरीज मूव करती हैं, या आर्टरीज के अंदर पल्सेशन होती है, तो वो पल्सेशन आगे लैम्प वेसल्स को भी मूव करवा रही होती हैं, लैम्प को मूव में हेल्प आउट हो रही होती है। Many vessels are wrapped in connective tissue with the arteries, and pulsation of arteries also help moves the lymph along. अब इन्होंने क्या होता है कि ये जो lymph vessels होती हैं, इन्होंने arteries को wrap किया होता है, cover किया होता है। तो जैसे ही arteries के अंदर pulsation हो रही होती है, तो ये pulsation lymph vessels के अंदर भी होती है इसी तरह, ड्यू टू पल्सेशन ऑफ आर्टरीज। तो ये जैसे ही पल्सेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो लैम्फ है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और बैक फ्लो को इनहिबिट करने के लिए जो लैम्फ वेसल्स होती हैं उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। ओके, इसके अलावा ये लैम्फ फ्लो ऑफ लैम्फ की, अब लैम्फ की जो सर्कुलेशन है ये कैसे होती है। लैम्फ वेसल्स और थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल होती है, इसके अंदर वॉल्व स्ट्रक्चर्स होती है जो कि लैम्फ को आगे मूव करवाती है। लैम्फ इज नॉट अंडर द प्रेशर एंड इज प्रोपोल्ड इन ए पैसिव फैशन, और इसके पीछे कोई प्रेशर तो होता नहीं है, कोई पंपिंग आर्गन तो है नहीं जिसने इसको फोर्सफुली आगे मूव करना होता है। तो ये क्या कर रहा होता है कि ये लैम्फ इज इन ए पैसिव फैशन के अंदर ये मूव करता है, और fluid that leaks from the vascular system is returned to general circulation where lymphatic vessels, definitely वो fluid जो वेसल से लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आया था, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आने के बाद अगेन वो रिटर्न होके वेनस रिटर्न का हिस्सा बनता है और जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। Lymph vessels act as a reservoir for plasma, डेफिनेटली वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि लीक आउट होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, वो lymph vessels के अंदर एज ए रिजर्वायर रहती हैं, और अगेन ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती हैं। The lymph vessels act as a reservoir for the plasma and other substances including cells that leak from the vascular system. वो कैपरी बेड या कैपिलरीज यहाँ से ये फ्लूइड लीक आउट होके जाता है, जिसमें से प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं या सेल्स होती हैं या कोई भी और मटेरियल्स होता है। तो वो मटेरियल्स क्या होता है कि अगेन ये lymph वेसल्स जो होती हैं उसके लिए एक रिजर्वायर के तौर पे काम करती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं, उसकी मूवमेंट करवाती हैं, मूवमेंट करवाने के बाद अगेन जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बना देती है। इसके अलावा lymphatic system provides a one-way route for movement of interstitial fluid to the cardiovascular system,
अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि वन वे सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहा होता है, और ये सर्कुलेशन मेंटेन करने के बाद अगेन जो लैम्फ है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन या कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। Lymph return the excess fluid filtered from the blood vessel capillaries as well as the proteins that leak from the blood vessels capillaries। तो फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल कैपिलरी से लीक आउट हुआ था, लीक आउट होने के बाद लिम्फ वेसल का हिस्सा बनेगा। लिम्फ वेसल्स अगेन उसको जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बना देगी। Lymph flow is driven mainly by the contraction of smooth muscle in the lymphatic vessels। अब lymphatic vessels के अंदर बेसिकली स्मूथ मसल्स बड़े होते हैं, और वो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन होने के रिजल्ट में जो lymph है वो मूव करना शुरू कर देता है। बट आल्सो बाय स्केलेटल मसल पंप एंड रेस्पिरेटरी पंप। डेफिनेटली मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में। इसके अलावा जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में भी थ्रू रेस्पिरेटरी पंप ये लिम्फ जो है ये मूव कर रहा होता है, क्योंकि बेसिक डक्ट में भी ये हेल्प हो रहा होता है। अगर ये हम एक डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में हमें पता चल जाएगा कि लिम्फोकाइनेटिक मोशन द प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होता है कि ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड लीक आउट होता है। लीक आउट होने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब ड्रेन हो जाता है, जिसमें से 21 लीटर है वो ड्रेन हो जाता है, जो 3 to 4 लीटर है वो लिम्फ कैपिलरी का हिस्सा बन जाता है। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करने के बाद लिम्फ वेन का हिस्सा बनाती हैं, और लिम्फ वेन जो हैं ये आगे लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं, जिनमें जो मेनली 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। पीछे हाई प्रेशर था, अब आगे जो है ये लो प्रेशर होना शुरू हो जाता है। लिम्फेटिक डक्ट्स हैं ये आगे बेसिक और राइट लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं, वो ड्रेन करने के बाद सब क्लेमियन वेन के अंदर ड्रेन करती हैं। सब क्लेमियन वेन को सब जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करके जनरल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बना देती हैं। अगर हम लिम्फ की सर्कुलेशन की बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो जो फ्लूइड रह गया था जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन या वेनस रिटर्न का हिस्सा नहीं बना था, वो लिम्फ कहलाएगा। अब लिम्फ कैपिलरीज बड़ी होती हैं और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर मूव करेगा, देन एफरेंट लिम्फ वेसल्स के अंदर मूव करेगा, उसके बाद ये लिम्फ नोड के अंदर मूव करेगा। लिम्फ नोड से ये एफरेंट लिम्फ वेसल्स निकलेंगी। वो ये जो एफरेंट थी ये 4 to 5 होती हैं, जो कि लिम्फ नोड के अंदर इंटर हो रही होती हैं। जहाँ से इंटर हो रही होती हैं उस एरिया को हाइलम कहा जाता है। और एक ही लिम्फ वेसल्स जो एग्जिट हो रही होती है उसको कहा जाता है एफरेंट। इसलिए इसमें जो लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं, मिनिमाइज होती हैं। अब ये एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं ये लिम्फ ट्रंक बनाती हैं, देन ये ज्वाइन करने के बाद लिम्फ डक्ट्स बनती हैं। लिम्फ डक्ट्स में से राइट लिम्फेटिक डक्ट और बेसिक डक्ट है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड से कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद ये सब क्लेमियन वेन जो राइट और लेफ्ट होती हैं उसका हिस्सा बनाती हैं, और ये जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती हैं। जुगुलर वेन अगेन राइट साइड ऑफ दी हार्ट के अंदर इसको सप्लाई कर देती है, और अगेन ये इंटरस्टिशियल का हिस्सा बन जाती है। ओके, होप्सो अब अगेन आवाज़ आ रही होगी, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लिम्फ नोड बेसिकली क्या होते हैं। लिम्फ नोड के बारे में डिस्कस करते हैं। लिम्फ नोड और लिम्फ नोड आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है। ओवल शेप होते हैं। ओके गुड, ओवल शेप होते हैं, बीन शेप भी होते हैं, और ये वेरी इन साइज फ्रॉम पिन हेड टू लैम्बा बीन
या एलिमेंट तक इनका जो साइज होता है यहाँ तक ये पहुँच जाती हैं। मोस्ट न्यूमरस ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो कि मेनली लिम्फ नोड्स होते हैं ये हंड्रेड्स तक हो सकते हैं, लेकिन जो रोसन विल्सन है वो ये कहती है कि 8 to 10 लिम्फ नोड्स होते हैं। अब अगर हम लिम्फ नोड्स की फंक्शन की बात करें, फंक्शन में मेनली ये लिम्फ को क्लियर कर रहे होती हैं। अब लिम्फ में अगर कोई डेब्रीज आ रही हैं, कोई पैथोजन आ रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कोई एंडोथेलियम डेड सेल्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, तो इन्होंने उनको क्लीन आउट करना होता है। As the lymph flows from the sinuses nodes, it slows down and microorganisms and foreign materials are removed। जैसे ये sinuses में से पास आउट होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और वो क्या करती है, इसको फिल्टर करवा देती है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें भी आपको इसीलिए विजुअलाइज हो जाएगा ये किस तरह फिल्ट्रेशन ये डिग्रीजिंग कर रहे होते हैं। दूसरा अलर्ट इम्यून सिस्टम टू पैथोजन है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या लिम्फ के अंदर कोई भी पैथोजन आता है तो ये इम्यून सिस्टम को एक अलर्ट भेज देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं कि पैथोजन जो है ये सर्कुलेशन का हिस्सा बन चुका है और उसको आपने किल करना है। ये भी किल कर रहे होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं बाई एक्टिवेटिंग टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इसकी डायरेक्ट किलिंग कर रही होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि अलर्ट इम्यून सिस्टम को पूरी पैथोजन, जैसे ही पैथोजन इंटर होएगा ये एक अलर्ट मैकेनिज्म क्रिएट कर देंगे टू इम्यून सिस्टम। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एंड हीमोपोएसिस लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर मेड हियर डेफिनेटली। अगर हम बात करें इन हीमोपोएसिस की तो मोस्टली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। lymph moves into the nodes by several different lymph nodes। डेफिनेटली जो lymph है ये efferent node से इंटर हो रहा होता है, ये efferent vessel से इंटर हो रहा होता है और एक ही vessels होती है जो कि efferent होती है, एग्जिट हो रही होती है एट द एरिया ऑफ द हाइलम, एट द साइट ऑफ द हाइलम से वो निकल रही होती है। moves through sinus channels lined with the phagocyte white blood cells होते हैं, बेसिकली phagocytic white blood cells होती हैं। अब जैसे ये वहाँ से मूव करना शुरू कर देती हैं तो वहाँ पे जो WBCs पड़े होते हैं या phagocytic white blood cells पड़े होते हैं वो इसकी क्लियरेंस करना शुरू कर देते हैं, क्लीन करना शुरू कर देती हैं। Exits via 1/3 efferent lymph vessels, the WBCs in each node removes 99% of impurities as the lymph nodes from the node to virtually all impurities are normally removed। Okay. Okay. अब ये जो फेगोसिटिक WBCs पड़े होते हैं, आपसो अब आवाज़ ठीक आना शुरू हो जाएगी। ये जो फेगोसिटिक WBCs पड़े होते हैं बेसिकली कोई भी पैथोजन मूव कर रहा होता है, कोई भी एंटीजन मूव कर रहा होता है तो ये 99% जो लिम्फ को प्योरीफाई कर देती हैं। जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक उसके अंदर कुछ सेल लेबरीज मूव कर रही थी, कोई पैथोजन मूव कर रहा था। और बेटा ये रोशन विल्सन वाली बुक से भी है और गाइडेंस से भी है, ये दोनों से मिलके मैंने बनाई हुई है स्लाइड्स। का मैं इंशाल्लाह आफ्टर लेक्चर्स ना ग्रुप के अंदर ये शेयर कर दूँगा, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन क्वेरीज को हैंडल कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। Okay, जो lymph nodes are widespread in the body but most occurs in the group of clusters। अब ये जो lymph nodes होते हैं ये cluster की फॉर्म में भी बड़े होते हैं और सेपरेट भी बड़े होते हैं। जिस तरह रोसन विल्सन कहती है 8 to 10 lymph nodes प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोर देन 100 प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में भी होते हैं और सेपरेट्स की फॉर्म में भी होते हैं। अगर हम सेपरेट की फॉर्म में बात करें तो देखिएगा कि सब मेंटल्स और सब मैक्सिलरी lymph nodes होती हैं जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ से लैम्प को ट्रेन कर रहे होते हैं, नोज से ट्रेन कर रहे होते हैं, लिप्स और टीथ से ट्रेन करवा रहे होते हैं। इसी तरह सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि नेक से ट्रेन कर रहे होते हैं, नेक और हेड से ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं
या आर्म पेट एक्सिला और अपर चेस्ट ड्रेन कर रहे होते हैं आर्म से और अपर थोरैक्स से इंक्लूडिंग ब्रेस्ट से। ये सारी चीज़ें एक्सिलरी लेफ्ट और जो है ये ड्रेन आउट कर रहे होते हैं। इस तरह ये क्लस्टर की फॉर्म में भी होते हैं और सेपरेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। Breast contain two set of lymphatics, not mammary glands, जिसमें mammary glands included नहीं हैं. Those that drain the skin over breast, including excluding the areola and the nipples. Those is originates in a deeper portion of the breast and skin of the areola and nipples. उसके अलावा numerous connection joins the lymphatic system of the breast with another auxiliary breast nodes पड़े होते हैं 85% of lymph from the breast enters them। इसलिए अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और बेसिकली उसमें अब मेस्टेक्टमी कर दी जाती है। तो ये जो नोड्स होते हैं तो इन नोड्स को ये जो लेफ्ट नोड्स प्रेजेंट होते हैं इन लेफ्ट नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वहाँ से जो इन्फेक्शन है वो मज़ीद स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा अबडोमिनल नोड्स होते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि अपेंडिक्स होती है वो अगेन एक नोड की फॉर्म में होती है, एक ऑर्गन की फॉर्म में होती है। ये भी लिम्फाइड टिश्यू ऑर्गन है। ग्वाइनल नोड्स होते हैं, ग्वाइनल एरिया का जो लैम्प होता है वो ड्रेन कर रहे होते हैं मेनली क्राउन एरिया का लेग और जेनिटल से ये ड्रेन आउट करवा रहे होती हैं। मेजर अगर हम लेफ्ट नोड्स की बात करें तो ये मेजरली कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। मेजर जो एक्सेसरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जिनमें स्प्लीन है और स्प्लीन सबसे लार्जेस्ट लेवल है, ये ऑर्गन है। दूसरा थाइमस है, उसके बाद टॉन्सल्स हैं, देन पेयर पैचेस हैं और उसके बाद अपेंडिक्स है। हम स्प्लीन को डिस्कस कर लेते हैं कि स्प्लीन बेसिकली क्या करता है। स्प्लीन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फाइड टिश्यू होता है और राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। बिलो द डायफ्राम पर होता है, ओवॉइड इन शेप होता है। Inside is a network of इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर रेड पल्प होता है और वाइट पल्प होता है। जो रेड पल्प होता है बेसिकली ये रेड पल्प होता है पैक विद आरबीसीज, इसलिए ये इसको रेड पल्प भी कहा जाता है। दूसरा वाइट पल्प होता है, वाइट पल्प कवर्ड विद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। और जो रेड पल्प होता है उसके अंदर आरबीसीज होती हैं और जो वाइट पल्प होता है वो क्राउडेड विद द लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल के साथ क्राउडेड होता है, इसलिए उसको वाइट पल्प भी बोला जाता है। इसके जो मेनली फंक्शंस हैं पेयर पैचेस वो विल डिस्कस ये मेनली इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह टॉन्सल्स हैं या ग्लूकोज एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू हैं जिनमें टॉन्सल्स आते हैं या पेयर पैचेस आते हैं। मार्ट जिसको कहा जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उनको पेयर पैचेस कहा जाता है। At the end we will discuss about the pair patches also। इसके जो डिफरेंट फंक्शन है वो मेनली जो फर्स्ट फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म का है, हेल्प स्क्रीन ब्लड एंड रिमूव पैथोजन और बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि स्प्लीन की अगर हम बात करें मोस्टली अगर इसकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है। स्प्लीनोमेगैली कब होएगी जब बहुत ज़्यादा पैथोजन एंटीजन या कोई भी वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन स्प्लीन में से आएगा और स्प्लीन के अंदर जो लिम्फोसाइट्स पड़े हैं, मोनोसाइट्स पड़े हैं या न्यूट्रोफिल्स पड़े हैं वो उसको किल नहीं कर सकेंगे, तो इसकी इन्लार्जमेंट और इन्फ्लेमेशन काज करवा देंगे, तो उसको कहा जाता है स्प्लीनोमेगैली। ये पहला काम क्या करता है कि कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया आता है तो उसको इसने वॉश आउट करवाना होता है या क्लीन आउट करवाना होता है और ब्लड को स्क्रीन करके साफ करना होता है। Hemophages हो रही होती है, hemophages monocyte and lymphocytes are made here before birth। RBC is also made here। अगर हम बिफोर बर्थ की बात करें, फीटल लाइफ की बात करें, तो जब बेबी फीटस के अंदर होता है तो ये जो स्प्लीन है ये हीमोपोएटिक ऑर्गन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। इससे हीमोपाइसिस भी हो रही होती है जिसमें से मेनली आरबीसीज और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी ये जनरेट हो रहे होती हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ब्लड सेल के अंदर के आरबीसीज जो हैं दैट आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, और स्प्लीन को हमने आरबीसीज का ग्रेवियार्ड भी बोला था। तो ये एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही होती है, तो इसलिए
स्प्लीन जैसे एरिथ्रोसाइट ग्रेवियार्ड, ये ग्रेवियार्ड है आरबीसीज का। इसके अंदर फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पड़े होते हैं। फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं या आरबीसीज को डैमेज करवा रहे होते हैं, वो जो आरबीसीज फ्रेजाइल हो चुकी होती हैं। Spleen is the spleen is a erythrocyte graveyard, iron is slavage from the RBCs। और फोर्थ वन जो इसका फंक्शन है ये ब्लड रिजर्वायर एबल टू स्टोर ब्लड, जो कि 350 ml ये ब्लड स्टोर कर रहा होता है। 350 ml ब्लड स्टोर कर रहा होता है। कब ये इसको रिलीफ करेगा? जब बॉडी के अंदर हेमरेज की कंडीशन होती है। बेटा स्प्लीन लार्ज इसलिए होती है कि जब कोई भी इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जो स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट्स पड़े हैं या मोनोसाइट्स पड़े हैं या न्यूट्रोफिल पड़े हैं, वो उसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसको किल नहीं कर सकते। तो वो स्प्लीन के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्प्लीन को इनलार्ज भी कर देता है और उसकी इन्फ्लेमेशन भी काज कर देता है, इसलिए उसको स्प्लीनोमेगाली कहा जाता है। ओके, गॉट इट। तो जो फोर्थ फंक्शन था उसमें हम ये कह रहे थे कि ये ब्लड रिजर्वायर के तौर पे भी काम कर रहा होता है और ये जो स्प्लीन है ये राउंड अबाउट 350 ml ब्लड कंटेन कर रहा होता है। और जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है या बॉडी के अंदर हेमरेज हो जाता है, हेमरेज की कंडीशन हो जाती है जिससे ब्लड लॉस हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो सकता है, तो ये अपना ब्लड डोनेट कर देता है। इसके अलावा सेल्फ ट्रांसफ्यूजन कैन स्पेयर 200 ml into the blood in approximately 1 minute also, and it helps to stabilize blood volume by transferring excess plasma from the blood to the lymphatic system। इसके अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, ये वेलकम बेटा। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, तो जैसे ये लीक हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में जब ऑनकोटिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो रहा होता है, तो ये ऑनकोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करवा रहा होता है। आई थिंक इट्स एनफ। नेक्स्ट जो रह गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगेन हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो गोइंग टू प्रीवियस स्लाइड्स जिसमें हमने लैम्फ के बारे में डिस्कस किया है, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कस किया है, मेनली हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि लिम्फेटिक सिस्टम के हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वन बाई वन हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने ये कहा था कि ये रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड, जो कि रॉसन विल्सन की बुक के अंदर टिश्यू फ्लूइड के नाम से इसका फंक्शन है, टिश्यू ड्रेनेज के नाम से फंक्शन है इसका, ये टिश्यू ड्रेन करता है। जिसमें हमने ये देखा है कि वो ब्लड जो कि पर डे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल सरफेस में आ रहा होता है थ्रू कैपिलरी बेड, जो कि 21 से 24 लीटर है, 24 से 21 लीटर है या 21 से 24 लीटर है, उसमें से जो 3 to 4 लीटर है वो इंटरस्टिशियल सरफेस के अंदर रह जाता है। वो जो इंटरस्टिशियल सरफेस के अंदर रहता है तो वहाँ पे ब्लैंक एंटेड लेंथ कैपिलरीज पड़ी होती हैं, वो फ्लूइड उन लेंथ कैपिलरीज के अंदर ड्रेन हो जाता है। जैसे ही वो लेंथ कैपिलरीज के अंदर ड्रेन होएगा तो वो लेंथ का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो पहला फंक्शन इसका ये था कि ये रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। दूसरा रिटर्न लार्ज मॉलिक्यूल्स टू द ब्लड, उसमें ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं लेकिन माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, जो कि इंटरस्टिशियल सरफेस में चले जाती हैं या ब्लड कैपिलरी से लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल सरफेस के अंदर जाती हैं, तो वो लैंप का हिस्सा बन जाती हैं और लैंप का हिस्सा बनने के बाद अगेन ये ब्लड का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरा फंक्शन हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आप फैट ले लेते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले लेते हैं तो इसने क्या करना होता है बेसिकली कि इसमें अब्जॉर्प्शन करवानी होती है। वहाँ पे लैक्टियल्स पड़े होते हैं,
सेंट्रल लेक्टियल्स भी उनको कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई के साथ ही अटैच होती हैं। और जो लेक्टियल्स होती हैं बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। तो जो आपने फैट सॉल्युबल विटामिन ले लिए थे या फैट ले लिया था या लिपिड ले लिया था, तो ये सारे जो लिपिड्स हैं या जो फैट्स हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। चौथा काम ये क्या करता है कि हीमोपोएसिस करवा रहा होता है। सम डब्ल्यूबीसीएस जिसमें लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स होती हैं लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर बन रहे होते हैं, नॉट ओनली ऑर्गन सप्लाई ऑफ लिम्फोसाइट्स। और पांचवा जो फंक्शन हमने डिस्कस किया उसमें बॉडी डिफेंस और इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। लिम्फेटिक टिश्यू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसीएस के लिए ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहा होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम स्क्रीन्स बॉडी फ्लूइड एंड रिमूव्स पैथोजन एंड डैमेज सेल। और जितने भी कोई पैथोजन आ गया है या डैमेज सेल आ गए हैं या बैक्टीरिया आ गए हैं तो इसको इसमें रिमूव करवाना होता है। ये जनरली हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बारे में हमने लेंथ के बारे में डिस्कस किया कि लेंथ क्या है। बेसिकली क्लियर वाटरी फ्लूइड है, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा से रिसेंबल करता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फीवर अमाउंट में होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन नहीं होती। और नॉर्मली लिम्फेटिक सिस्टम जो हैंडल कर रहा होता है 125 ml पर आवर। और इसका जो हाफ है वो फ्रॉम द लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। लिम्फेटिक डक्ट्स जो होती हैं इन्होंने ब्लाइंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। बेसिकली इन्होंने जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको ओवरलैप किया होता है। सिंगल लेयर की होती हैं जो एंडोथेलियल सेल कहा जाती हैं। और इनकी जो अगर परमिबिलिटी की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स से जो लिम्फ वेसल्स हैं वो मोर परमिएबल होती हैं और ये मोर या लार्ज सेल यूज ऑफ वो सेल को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में हमने ये कहा है कि जब लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं मर्ज करती हैं तो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बना देती हैं। और जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ज्वाइन होने के बाद एट द एंड क्या करती हैं कि राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बना देती हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो रिसेंबल कर रही होती है वेलियन से। उनके अंदर भी 3 तरह की लेयर्स होती हैं। इनके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो मच थिनर होती हैं। और इसके अलावा हमने इसकी लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है कि लिम्फेटिक डक्ट्स जो हैं ये जब लिम्फेटिक डक्ट्स मर्ज होता है तो ये लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स बना देती हैं। और लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स जो हैं ये राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स बन जाती हैं। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट्स हैं ये 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। और इसमें जो ब्लड ड्रेन करना होता है राइट आर्म से करना होता है, राइट हाफ ऑफ थोरैक्स करना होता है, राइट हाफ ऑफ दी हेड और नेक से ड्रेन करके राइट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बनाना होता है। और जो राइट सबक्लेवियन वेन है ये जुगुलर वेन का हिस्सा बनाती है। और जुगुलर वेन जो है ये राइट साइड ऑफ दी हार्ट के अंदर ब्लड को और ये लैम्फ को ड्रेन कर देती हैं। दूसरा हमने थोरैसिक डक्ट के बारे में डिस्कस किया कि जो थोरैसिक डक्ट है ये राउंड अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और ये सिस्टर्ना कोलैट से निकल रही होती है। और ये इसमें जो ड्रेन करना होता है लैम्फ ये बोथ लेग से ड्रेन कर रही होती है, एब्डोमिनल और इंटेस्टिनल ट्रंक से लंबर ट्रंक से ड्रेन कर रही होती है। इसके अलावा लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स और हाफ ऑफ द हेड और नेक और लेफ्ट आर्म से इसमें ड्रेन करके लेफ्ट थोरैसिक वेन लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का हिस्सा बनाना होता है। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जुगुलर वेन का हिस्सा बना देती है। एट द एंड सुपीरियर वेना की वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड ड्रेन हो जाता है। उसके बाद हमने इसकी फ्लो को देखा है कि इसकी फ्लो बेसिकली कैसे हो रही होती है, फ्लो ऑफ लैम्फ कैसे होती है। तो इसकी सर्कुलेशन है मेनली जो कि हमने एट द एंड देखा था कि जब ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो वहाँ हाईएस्ट प्रेशर होता है। हाईएस्ट प्रेशर के रिजल्ट में जो फ्लूइड है वो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लैम्फ कैपिलरीज पड़ी होती हैं, ब्लाइंडेड सैक्स होती हैं, उनके अंदर कम्युलेट होता है। कम्युलेट होने के बाद ये लैम्फ वेसल वेन्स का हिस्सा बनता है और लैम्फ वेसल्स ज्वाइन करके लैम्फ डक्ट्स बनाती हैं। और वो लार्ज लैम्फ डक्ट्स बनती हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और एट द एंड ये
सब क्लेमिंग वेन का हिस्सा बनने के बाद जुगुलर वेन का हिस्सा बनती है और जुगुलर वेन से ही अगेन जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है 3 to 4 लीटर जो लैम्प बन रहा था। अगर हम लैम्प की सर्कुलेशन की बात करें तो लैम्प की जो सर्कुलेशन होती है मेनली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये लैम्प बनता है। लैम्प बनने के बाद ये लैम्प कैपरीज के अंदर आएगा। लैम्प कैपरीज से ये डिफरेंट लैम्प वेसल्स ओरिजिनेट होंगी, वो जो ब्लड वेसल लैम्प नोड की तरफ लेके जाती हैं। ये 4 to 5 लैम्प डिफरेंट लैम्प वेसल होती हैं। लैम्प नोड का हिस्सा बनाएंगे। लैम्प नोड में जहाँ से ये इंटर होंगी वहाँ से एक इफ्रेंट लैम्प वेसल्स निकल रही होती है। उसके बाद ये लैम्फ ट्रंक का हिस्सा बनती हैं। लैम्फ ट्रंक जॉइन होने के बाद लैम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं। अब ये जो लैम्फेटिक डक्ट्स हैं ये राइट और लेफ्ट राइट लैम्फेटिक डक्ट बनती है और थोरेसिक डक्ट बनती है। लेफ्ट साइड को ये ड्रेन कर रही होती है और एट द एंड ये ड्रेन कर रही होती है सब क्लीविंग वेन के अंदर। राइट और लेफ्ट सब क्लीविंग वेन होती हैं और ये जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती हैं और अगेन जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद ये ब्लड में सप्लाई हो जाता है और ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद अगेन ये वेनस रिटर्न को मेंटेन कर रहा होता है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा होता है। होप सो आज की लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली कोरोना की प्रिकॉशंस घर वालों को समझाइएगा। तब तक के लिए सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।